Good morning, guys. Good morning. A very, very good morning to all of you. Good morning, Sahil. Akanksha, Ayana. A very, very good morning to all of you guys. तो हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब? जरा फटाफट से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं. कृष्णा, गुड मॉर्निंग. जुड़ जाइए सेशन में फटाफट से और सेशन को बराबर लाइक और शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके. तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दें कि भाई जो CSI नेट में जो पार्ट ए है यानी कि जनरल एप्टीट्यूड, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, राइट? तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं तो सेशन को बराबर से लाइक और शेयर भी करें जिससे कि जो आपके जूनियर्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ पे इस सेशन में जुड़ सकें, राइट? आई एम गुड, मैं बहुत ही अच्छा हूँ. फाइन, ओके. गुड मॉर्निंग श्रद्धा. तो इस वीक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यानी कि जिस बार जो जून में हुआ था जो पेपर आपका डिफरेंट शिफ्ट्स में, उसके क्वेश्चंस लेके आया हूँ. और साथ ही साथ जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार बन चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, वैसे सवाल यहाँ पे हम करने वाले हैं. ठीक है. गुड मॉर्निंग मोली. गुड मॉर्निंग महिमा. चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने कल आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे. आई होप आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को कर लिया होगा. करा क्या क्वेश्चन बताइए भाई फटाफट से. क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको कल दिया था. एक क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन ये था. तो फटाफट से इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस पे. बताइए क्या इसका आंसर किया, जरा फटाफट से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दें. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? गुड मॉर्निंग. व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? क्या बोल रहा है हमसे, इसके बारे में बात करेंगे. पहले मुझे अपना आंसर आप बताइए कि आप लोगों ने इसका क्या आंसर किया. देखो कह रहा था हमसे आफ्टर गिविंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12.5% एंड 10% एंड 20% ऑन अ आर्टिकल. यानी कि यहाँ पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, 12.5% का, 10% का और 20% का एक आर्टिकल में. अ शॉपकीपर स्टिल गेन्स प्रॉफिट ऑफ ₹1000. यानी कि शॉपकीपर को यहाँ पे 1000 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है. देन वी हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. हमको उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड करना है. हाउ वी कैन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जरा मुझे फटाफट से बताइए कैसे किया, जरा मुझे बताएं. एनीवन कोई बताएगा? देखो अगर ध्यान से अगर आप देखोगे, आफ्टर गिविंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12.5%, 10%, 20%, अगर यहां पे मैं लिखता हूं कॉस्ट प्राइस, यहां पे लिखूंगा मार्क प्राइस क्योंकि डिस्काउंट के बारे में बात कर रहा है, और यहां पे लिखूंगा मैं सेलिंग प्राइस. हमसे ये कह रहा है यहां पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, 12.5% का, 10% का और उसके बाद 20% का, कुछ इस तरह से. अब कह रहा है उसको गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 1000 रुपीज का. मैं मान लेता हूं कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है, लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स. अगर कॉस्ट प्राइस एक्स है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? द कॉस्ट प्राइस प्लस द प्रॉफिट अमाउंट. प्रॉफिट में अगर मैं कॉस्ट प्राइस को ऐड कर दूंगा वी विल गेट द सेलिंग प्राइस. हमसे कह रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. आर्टिकल का मुझे सेलिंग प्राइस बताना है, यानी कि पहले मुझे एक्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा.
हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, जरा मुझको ये बताइए। क्या मैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं? अगर मैं देखूं कि भाई कॉस्ट प्राइस अगर एक्स है, लेकिन मुझे प्रॉफिट परसेंटेज तो नहीं पता है ना, केवल मुझे प्रॉफिट पता है कि अमाउंट कितना है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पता है। तो एक्स का कितना परसेंट होगा सेलिंग प्राइस हमको नहीं पता, तो वी कांट से दैट कि एक्स का कितना परसेंट मेरा सेलिंग प्राइस है। लेकिन अगर मैं मार्क प्राइस को कुछ मान लूं, क्योंकि मार्क प्राइस को भी तो कुछ मानना पड़ेगा, मार्क प्राइस को अगर मैं वाई मान लेता हूं, वाई में अगर मैं 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देता हूं तो वो बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस के। यहां से अगर मैं एक इक्वेशन फॉर्म करूंगा तो y और x के बीच में एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, लेकिन एक सिंगल इक्वेशन से कभी भी कोई भी जो हमारा वेरिएबल है वो सॉल्व नहीं होगा, यानी कि मेरा x का और y का वैल्यू सेपरेटली नहीं आ सकता इन दैट केस। बात समझ में आ रही है? यानी एक सिंगल इक्वेशन से वी कान कैलकुलेट x और y, और फर्दर सेकेंड इक्वेशन कहीं पे बनती हुई नजर मुझे नहीं आ रही, यानी कि वी कांट डिटरमाइन the value of x, cannot be determined. We can't determine the value of x or y. So this should be option number D. 7000 कैसे आ रहा है जरा मुझे बताइए भाई। किस मेथड से किया है जरा मुझे एक बार बताएं भाई। अगर यहाँ पे मुझे मार्कअप परसेंटेज देता ना कि भाई कॉस्ट प्राइस से 20% अब मार्क किया है, तब भी मैं एक बार को यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकता था। बट यहाँ पे हमें ना तो प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है और ना ही मार्कअप परसेंटेज दे रखा है, सो वी कांट कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल विद अ सिंगल इक्वेशन। ठीक है, सिंगल इक्वेशन से कभी भी दो वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एक तरह से गुगली दी है आपको कि भाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें सी एन डी हो, आप सोचोगे भी नहीं कि भाई सी एन डी भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपकी पूरी कमांड है तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे इस चीज को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। राइट, चलो समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। जी, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम सी एन डी आंसर करते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन। आगे बढ़े, क्रिस्टल क्लियर? इसका क्या आंसर किया भाई? ऑप्शन वन ए, यानी कि 20। ओके, ए आ रहा था आंसर इसका। देखिए, हमसे कह रहा था कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज ₹8 लेस देन दी पेन। हमसे कह रहा है जो पेंसिल की जो कॉस्ट प्राइस है पेन से ₹8 कम है, तो पेन का अगर कॉस्ट प्राइस एक्स मान लेते हैं तो पेंसिल का कॉस्ट प्राइस x-8 हो जाएगा। राइट, व्हेन द पेन इज सोल्ड एट 50% प्रॉफिट, अगर पेन को 50% प्रॉफिट पे बेचा जाएगा, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? अगर 50% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? दैट विल बी 150%, 150% होगा। तो 150% को कैसे लिखते हैं? 150 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 1.5 टाइम्स हो जाएगा सिंपली, इसलिए 1.5 टाइम्स ऑफ एक्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। यहां पे कह रहा है एंड पेंसिल इज सोल्ड फॉर 150% प्रॉफिट, और पेंसिल की अगर बात करें तो उसको 150% प्रॉफिट पे यहां पे बेचा गया है। 150% प्रॉफिट का मतलब 250% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेंसिल, यानी कि 250% हम निकाल लेते हैं। राइट, सो दिस विल बी 2.5%, और वी कैन से दिस विल बी 2.5 टाइम्स ऑफ
x माइनस 8। क्लियर? अब क्या बोल रहा है? इट इज फाउंड दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ इज सेम, यानी कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस एसपी है दोनों का सेम है। देन वी हैव टू फाइंड द सीपी ऑफ द पेन। ठीक है, हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो अगर एसपी बराबर है, इफ एसपी इज सेम फॉर बोथ, एंड दिस विल बी 2.5 टाइम्स ऑफ x minus 8, that is equal to 1.5 टाइम्स ऑफ x। सिंपल। तो यहां से आप x का वैल्यू निकालो, क्योंकि हमसे पूछ रहा है वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, पेन का कॉस्ट प्राइस। तो भाई पॉइंट हटा दो, पहले पॉइंट से पॉइंट हटाओ। तो दिस विल बी दिस 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 8, यानी कि 5x माइनस 40, दिस विल बी 3x। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? 40/2, यानी कि 20। जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा वैसा ही हमें करना है। ठीक है, तो 150% प्रॉफिट यहाँ पे है और 50% प्रॉफिट यहाँ पे है, और उसके बाद जो सेलिंग प्राइस बनता है दोनों आइटम्स का, दैट आर इक्वल। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कल दिए थे, तो आई होप ये समझ में अब आ गए होंगे। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो कि फिजिकल साइंस का ये क्वेश्चन है। जो पार्ट ए है सब जगह एक जैसा रहता है, कॉमन रहता है। आया आंसर किसी का? बताइए, एनीवन? ओके, ऑप्शन नंबर 3 ओके। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक बार जरा ध्यान से देखो। कह रहा है इन अ बफेट 4 curries A, B, C, D were served. A guest was to eat any one or more than one curry, but not the combination having C and D together. तो एक बफेट के अंदर भाई 4 टाइप्स की जो करीज हैं एक गेस्ट को सर्व करी जा रही है। हमसे ये कह रहा है कि सी और डी टाइप की जो करीज है उनका कॉम्बिनेशन हमको यूज नहीं करना है। तो कितने तरह की एक या एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं? 11 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, देखो यहां पे ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने जो कि सी और डी का कॉम्बिनेशन ना हो, बाकी इंडिविजुअल यानी कि सिंगल कॉम्बिनेशन बनाओ, डबल बनाओ, ट्रिपल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले तो अगर मैं 1 1 के कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो पहले तो बनेगा ए, बी, सी और डी। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पे है? दिक्कत है जब सी और डी एक साथ आ जाता है।
तो ऐसे कॉम्बिनेशन हमको नहीं बनाने हैं। अब 2 2 के कॉम्बिनेशन देखो, ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, ए डी हो सकता है, और बी सी हो सकता है, और बी डी हो सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबल है कि यहाँ पे 2 2 के कॉम्बिनेशन? तो ये एक दो तीन चार पांच, पांच ये हो गए, चार ये हो गए, चार ये, पांच ये। अब बात करते हैं 3 3 के कॉम्बिनेशन। तो 3 3 में मैं ए बी सी ये यूज कर सकता हूं, या ए बी डी यूज कर सकता हूं। ठीक है, ए बी ए सी एंड दिस इज बी सी एंड दिस इज बी डी। ठीक है ना, एक बार देख लो, चेक कर लो, सी डी तो नहीं है कहीं पे, सी डी नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। So there will be 11 combinations. ठीक है, 11 will be the correct answer. तो जहां भी सी और डी एक साथ आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, इस तरह से चार कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएंगे, ना ही ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा बी सी डी करके, क्योंकि यहाँ पे सी डी एक साथ आ रहा है, राइट। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर? ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगेन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। टू 2000, ओके। और बताइए। ऑप्शन 4, ओके। चलिए, हमसे कह रहा है प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%, यानी कि एक आर्टिकल के प्राइस को 20% अगर मैं बढ़ा दूं ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड इज देन सोल्ड एट 10% डिस्काउंट, और उसके बाद 10% डिस्काउंट पे मैं बेच दूं, कितने में? 2160। देन वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, देखो डिस्काउंट की भी बात हो रही है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं कॉस्ट प्राइस को अगर मैं 100 मान लूं, लेट से द कॉस्ट प्राइस इज 100, अगर यहां पे 20% से इसका जो प्राइस है उसको मैं बढ़ा दे रहा हूं, यानी एक तरह से क्या है, ये मार्कअप परसेंटेज है। क्या कह रहा है? प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20%, तो उसका जो एमपी यानी कि मार्क प्राइस हो जाएगा दैट विल बी 120, और उसके बाद इसको बेचा जा रहा है 10% डिस्काउंट पे। आई एम गिविंग 10% डिस्काउंट, यानी कि 10% अगर ऑफ कर दिया तो बाकी का 90% तो पे करना पड़ेगा ना। तो 120 का 90% कितना होगा? 12 9 जा 108, यानी कि 108 रुपए यहाँ पे मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो है आफ्टर 10% डिस्काउंट, आफ्टर 10% डिस्काउंट द एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज 2160। तो एक्चुअल जो वैल्यू है सेलिंग प्राइस की वो है 2160।
तो 108 is equivalent to 2160. 1 will be equivalent to this value. We have to find the cost price, यानी कि 100 का वैल्यू निकालना है। तो 100 का वैल्यू क्या होगा इंटू 100, यानी कि 2000 रुपीज। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है। ओके चलो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। करिए इसको, सोचिए। पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। ज्योमेट्री की क्लास बिल्कुल होगी। हम सब कुछ एक एक जो टॉपिक है हम ऑलरेडी वैसे भी बहुत बार कर चुके हैं। सारा जो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का पार्ट है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन हाँ फिर भी हम उसकी जो प्रैक्टिस है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ज़रूर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बताइए किसी को। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं आया या जरा यहाँ पे आप लोग देखो क्या कह रहा है। पर्सन ए एंड बी हैव 73 सीक्रेट्स ईच, यानी कि दो पर्सन है ए और बी, और दोनों के पास 73 सीक्रेट्स हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सीक्रेट हम कंसीडर कर रहे हैं। कह रहा ऑन सम डे एग्जैक्टली वन ऑफ देम डिस्क्लोजेज हिज सीक्रेट टू द अदर, यानी कि किसी एक दिन में एक पर्सन दूसरे पर्सन को सीक्रेट डिस्क्लोज करता है, यानी कि अपना जो सीक्रेट है वो बताता है। सब नहीं बताता है, एक एक करके बताता है। किस तरह से वो हमको पूछा गया। देखो कह रहा फॉर ईच सीक्रेट ए डिस्क्लोजेस टू बी, यानी कि हर वो सीक्रेट जो ए बी को डिस्क्लोज कर रहा है, यानी कि अगर ए बी को एक अपना सीक्रेट बता रहा है उस 73 सीक्रेट्स में से टू बी इन अ गिवन डे, बी डिस्क्लोजेस 2 सीक्रेट्स टू ए ऑन द नेक्स्ट डे। फिर ऐसा करने पे क्या हो रहा है, अगले दिन बी उसके बदले 2 सीक्रेट बता रहा है। ए अगर एक सीक्रेट बताएगा अपना तो अगले दिन बी उसको 2 सीक्रेट बताएगा। इस तरह से बात चल रही। अगर ए अगर 2 सीक्रेट बताता है तो बी उसके
डबल यानी कि 4 सीक्रेट बताएगा, क्योंकि हर एक सीक्रेट पे वो 2 सीक्रेट बताएगा। अगर 2 बता रहा है तो फिर वो 4 बताएगा। इस तरह से काम हो रहा है। अब आगे कह रहा है फॉर ईच सीक्रेट बी डिस्क्लोजेस टू ए, यानी कि हर सीक्रेट पे जो बी ए को बताएगा उस पे इन अ गिवन डे ए डिस्क्लोजेस 4 सीक्रेट टू बी ऑन द नेक्स्ट डे। अगले दिन ए क्या करेगा, बी को 4 सीक्रेट बताएगा हर एक सीक्रेट पे। अगर वो 2 सीक्रेट बता रहा है तो उसका 4 गुना यानी कि 8 सीक्रेट बताएगा। तो क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा बस समझने की देर है। हो कुछ इस तरह से रहा है, देख लो। फॉर ई सीक्रेट ए डिस्क्लोजेस टू बी, तो ए डिस्क्लोज करेगा बी को इन अ गिवन डे, बी डिस्क्लोजेस 2 सीक्रेट टू ए। ठीक है, जैसे ए ने कोई सीक्रेट बताया, आज के दिन एक सीक्रेट बताया, तो बी क्या करेगा, उसको डबल सीक्रेट बताएगा, यानी कि बी उसका दुगना सीक्रेट बताने वाला है, 2 टाइम्स। जब भी बी कुछ बोलेगा ए को तो डबल सीक्रेट बताएगा एज कंपेयर टू ए। अब कह रहा है फॉर ईच सीक्रेट बी डिस्क्लोजेस टू ए इन अ गिवन डे, ए डिस्क्लोजेस 4 सीक्रेट्स, यानी कि ए क्या करेगा, 4 टाइम्स सीक्रेट बताएगा एज कंपेयर टू बी। ऐसा करने पे द वन हु स्टार्ट्स, हमको क्या बोल रहा है, द वन हु स्टार्ट बाय डिस्क्लोजिंग एग्जैक्टली 1 सीक्रेट, यानी कि कहां से स्टार्ट करना है, 1 सीक्रेट से स्टार्ट करना है। अब कौन बता रहा है वो आप डिसाइड कर लो खुद ही कि भाई ए शुरुआत कर रहा है सीक्रेट बताना या बी डिसाइड कर रहा है सीक्रेट बताना। लेकिन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ डेज इट टेक्स फॉर बी टू डिस्क्लोज ऑल द सीक्रेट। सवाल ये है कि बी को मिनिमम कितने दिन लग जाएंगे सारे अपने 73 सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करने के लिए। अब आप डिसाइड करो कि स्टार्ट कहां से करें। हमको बस ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ डेज लगने चाहिए बी को सारे के सारे अपने सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करने के लिए। कंडीशन क्या है कि भाई बी जब भी डिस्क्लोज करेगा अपने सीक्रेट्स, वो ए ने जितने भी सीक्रेट डिस्क्लोज किए हैं पिछले दिन उससे डबल सीक्रेट बताएगा, और ए कितने बताएगा, जितने बी ने पिछले दिन बताए उससे 4 गुना, 4 टाइम्स। अब देखो जरा ध्यान से, मान लेते हैं भाई बी ने सबसे पहले स्टार्ट किया सीक्रेट बताना, तो कुछ इस तरह से बात चलेगी, बी ए बी ए बी ए करके। ठीक है, मान लेते हैं और हमसे बोल रहा है कि एग्जैक्टली 1 सीक्रेट से हमको स्टार्ट करना है। मान लेते हैं बी ने सबसे पहले अपना सीक्रेट बताया, पहला एक सीक्रेट बताया। जब ये एक सीक्रेट बताएगा तो ए कितने बताएगा, इसके 4 गुना, यानी कि 1 का 4 गुना 4। बी कितने बताएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए ने कितने बताए हैं 4, तो बी कितने बताएगा इसका 2 टाइम्स, यानी कि 4 इंटू 2 यानी कि दिस विल बी 8। ए कितने बताएगा, ए बताएगा 4 टाइम्स ऑफ 8, यानी कि 8 का 4 टाइम्स यानी कि 32। दिस विल बी इंटू 2, दिस विल बी इंटू 4, दिस विल बी इंटू 2, अगेन दिस विल बी इंटू 4। ठीक है, तो दिस विल बी 128। तो यहां से अगर देखोगे तो बी कितने बताएगा भाई, डबल बताएगा। एक सेकेंड, ए बता रहा है ना, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे डबल लिंक गलत कर दी, जस्ट अ सेकेंड। अगर हम बी से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ए की बारे में बात कर रहे हैं ना, ए कितना 4 टाइम्स है, दिस विल बी 4, राइट, दिस विल बी 4 टाइम्स, एंड दिस विल बी, बी कितने बताएगा 2 टाइम्स यानी कि 8। यहाँ पे ए की बारी यानी कि दिस विल बी 4, यहाँ पे ए बताएगा कितने 4 टाइम्स यानी कि 32। यहाँ पे कितने बताएगा ये, यहाँ पे बताएगा अगेन ए बताएगा, बी बताएगा 2 टाइम्स यानी कि दिस विल बी 64। अब ठीक है, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी थी थोड़ी, यहाँ पे इंटू 2 होना चाहिए। अब देखो हमसे क्या कह रहा है, बी को मिनिमम कितने दिन लगेंगे, तो बी के सीक्रेट्स गिन लो, 1, 8 एंड 64, कुल मिला के 73 हो गए। तो कितने दिन में ऐसा हो पाया, 5 दिन। दैट इज ऑप्शन नंबर 1, राइट, ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द राइट आंसर। कैसा था क्वेश्चन भाई, सोचने समझने वाला था कि नहीं?
क्रिस्टल क्लियर ना? ओके, ठीक है, अगर ये क्रिस्टल क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये है क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। स्कोर कार्ड एक्सपेक्टेड था वैसे जल्दी आने का, इस बार नहीं आया, तो वेट करो और क्या। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। यहाँ से ए बी सी का जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर लो, क्योंकि हमसे कह रहा है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है और जिनका सम 15 आपको दे रखा है। बहुत आसान सा सवाल है। 29 आ रहा है क्या? ओके, ठीक है भाई। देखो, ए प्लस बी प्लस सी, और हमको पता है ये सारे के सारे नंबर जो है कॉन्जिक्यूटिव है, तो अगर पहला नंबर ए है तो दूसरा नंबर क्या होगा? A+1। तीसरा नंबर क्या होगा? A+2। ऐसा होगा कि नहीं? क्योंकि ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो बी का वैल्यू A+1, सी का वैल्यू A+2, दैट इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ A+3 दैट इज इक्वल टू 15। तो ए का वैल्यू क्या आएगा? 12/3, यानी कि ए का वैल्यू 4। तो नंबर क्या क्या होंगे? 4, 5 एंड 6। ए बी सी का वैल्यू आ गया, यहाँ पे पुट कर दो। दिस इज 4 - 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, दिस विल बी 4। 5 - 2 यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि 9। 6 - 2 यानी कि 4 का स्क्वायर 16, दिस विल बी 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। करें इसको जरा। एनीवन? आया किसी का आंसर भाई? देखो,
क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है 3 फ्रेंड्स हैविंग अ बॉल ईच स्टैंड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ अ ट्राइंगल। 3 दोस्त हैं, एक ट्राइंगल में इस तरह से खड़े हैं, कॉर्नर्स पे बैठे हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ। ईच ऑफ देम थ्रोज हर बॉल इंडिपेंडेंटली। एक दूसरे की तरफ इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, बॉल को थ्रो करते हैं। एट रैंडम टू वन ऑफ द अदर्स वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टू फ्रेंड्स थ्रोइंग बॉल एट ईच अदर। यानी कि कोई दो फ्रेंड्स एक दूसरे की तरफ बॉल नहीं फेंक रहे हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। यानी कि ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ बॉल नहीं फेंक रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमको बताना। भाई एक दूसरे की तरफ नहीं फेंकने चाहिए ना, ये एक दूसरे की तरफ नहीं फेंके और ये एक दूसरे की तरफ ना फेंके, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी। ऐसा कितनी तरह से हो सकता है, ऐसा कितनी तरह से हो सकता है कि हो सकता है ये इधर फेंक रहा हो सकता है ये इधर फेंक रहा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो। और सेम टाइम पे ये, एक सेकेंड, सेम टाइम पे ये इस डायरेक्शन में फेंक रहा हो। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहा हो, यानी कि दोनों, ये दोनों क्लॉकवाइज फेंक रहे हो, ये एंटी क्लॉकवाइज फेंक रहा हो, पॉसिबिलिटी है। तो सारे के सारे जो पॉसिबल आउटकम्स है वो मैं अगर निकाल लूँ तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं इसको जरा ध्यान से देखो, बस क्वेश्चन को अलग तरीके से सोचने की जरूरत है, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो दो ही चीज कर सकता है ये वाला पर्सन, जैसे कि इस पर्सन की मैं बात करूं तो ये दो तरह से बॉल फेंक सकता है, आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिमिलरली ये पर्सन है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेंकेगा या एंटी क्लॉकवाइज, ये भी ऐसा करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दो ही तरीके हैं। तो देखो 3 लोग हैं, दो उनके पास ऑप्शन है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो मैं टोटल जो उसका आउटकम है, या जिसको मैं बोलता हूं सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, वो मैं यहां पे बना देता हूं। अगर तीनों के तीनों क्लॉकवाइज फेंक रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, तो सी 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 हो जाएगा। तीनों के तीनों अगर एंटी क्लॉकवाइज फेंक रहे हैं, दिस विल बी ए ए ए। कितने पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, देखो सी सी ए, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सी ए ए ऐसा भी बन सकता है, और सी ए सी ऐसा भी बन सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी इस तरह से। और यहाँ पे बनेगी ए ए सी, ए सी सी, ए सी ए, यानी कुल मिला के देयर विल बी 8 सच पॉसिबिलिटीज कि वो लोग इस तरह से बॉल फेंक सकते हैं। 8 पॉसिबिलिटी। हमको उस पॉसिबिलिटी के बारे में बताना है जब कोई भी पर्सन एक दूसरे की तरफ बॉल नहीं फेंक रहा है। वो कब हो सकता है, केवल इस केस में, केवल इन 2 केसेस में ऐसा हो सकता है, ये बॉल एक दूसरे की तरफ नहीं फेंक रहे हैं। अगर तीनों के तीनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉल फेंकने लगे इस तरह से, तो एक दूसरे की तरफ, यानी कि वो उधर फेंक रहा है और उसकी बॉल इधर आ रही है, ऐसा कभी भी नहीं होगा अगर ये तीनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेंकेंगे, क्योंकि ये इधर फेंकेगा, ये इधर फेंकेगा और ये इधर फेंकेगा। इसका जस्ट उल्टा कर लो, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे वाले केस में भी नहीं होगा। यानी कि यही 2 केस हैं जिसमें बॉल एक दूसरे की तरफ नहीं आ रही होगी। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विल बी 2/8, यानी कि 1/4। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। समझ आया क्वेश्चन, देख लो भाई एक बार। क्रिस्टल क्लियर है, ओके।
चलिए, क्वेश्चन अच्छा था, प्रोबेबिलिटी का था ये। तो अगले क्वेश्चन पे आइए, क्या बोल रहा है, करिए इसको। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। ये जो पैरेललोग्राम बनेगा ना इस दो ट्रेपेजियम को मिला के, उस पैरेललोग्राम की हमको हाइट बतानी। एनीवन? क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देख ले। कह रहा है इफ टू ट्रेपेजियम्स ऑफ सेम हाइट, दोनों ट्रेपेजियम की जो हाइट है वो बराबर है, एज शोन बिलो, कैन बी जॉइंट टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम ऑफ एरिया। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, एरिया ये आपको दे रखा है, इसको एरिया मानो। एरिया इज 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। एरिया इज 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। यहाँ पे एरिया दे नहीं रखा है, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है। ठीक है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। हाइट है पैरेललोग्राम की, हमको बताएं। चलिए अब करिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो एरिया यहाँ पे मिसिंग है, तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, तब तक आप लोग क्वेश्चन करो। तो दो जो ट्रेपेजियम है उसको मिला के एक जो पैरेललोग्राम बन रहा है, उस पैरेललोग्राम की हमको यहाँ पे हाइट बतानी। व्हाट इज द हाइट? ये किसका है? फिजिकल साइंस का है ना? ओके। टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, हाँ ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी आ रहा है, मतलब एरिया जो इसका है 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी है। करिए इसको। बताइए क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, देखो, अगर दो ट्रेपेजियम को मिला के अगर एक पैरेललोग्राम बन रहा है, यानी कि जो स्मॉलर साइड है ट्रेपेजियम क्या होता है, जो दो पैरेलल साइड्स होती हैं उनकी जो लेंथ है यहाँ पे आपको जो दिख रही है वो क्या है?
अनइक्वल है, एक छोटी साइड है एक बड़ी साइड। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखोगे एक स्मॉलर साइड है और ये लार्जर साइड है, यहाँ पे स्मॉलर साइड है और ये लार्जर साइड है। तो ये स्मॉलर वाली साइड और ये लार्जर वाली साइड को एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा और स्मॉलर वाली और लार्जर वाली साइड को एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा, तभी पैरेललोग्राम बन सकता है। अगर दो छोटी साइड को कंबाइन करोगे तो कभी पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। कहने का मतलब है, तो ये जो 2b और 2a कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा इसका, जिसके अंदर ये जो ट्रेपेजियम था ये कुछ इस तरह का। ये वाला ट्रेपेजियम है 2a+1, ये वाला ट्रेपेजियम में 2b वाला साइड ऊपर चला गया और 2b माइनस ए ये साइड नीचे आ गया। इस तरह से हमारा एक पैरेललोग्राम बन रहा है। हमसे कह रहा है अगर एरिया ये है उस पैरेललोग्राम का, एरिया क्या होता है? एरिया होता है हमारा जो बेस है इसका, बेस इंटू इसकी हाइट। तो बेस कितना है भाई? बेस है हमारा 2a+2b, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ a+b। तो बेस इंटू हाइट that is equal to the area that is given 2 times of a+b। तो बेस है हमारा 2 टाइम्स ऑफ a+b, वी हैव टू फाइंड द हाइट। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हाइट कितना आएगा? हाइट शुड बी 1 यूनिट। हाइट शुड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सेकेंड ऑप्शन आएगा आंसर, यानी कि 1 यूनिट, क्योंकि हमको एरिया दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ a+b और इसका जो बेस है, बेस विल बी 2 टाइम्स ऑफ a+b। चाहे इसको प्लस कर लो चाहे इसको प्लस कर लो, बराबर ही आएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की बराबर होती हैं। आया समझ? ठीक है। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं भाई क्या है अगला सवाल। ठीक है, इसको करिए।
ऑप्शन 2 ओके, यानी कि 81 आ रहा है क्या? और बताइए, सभी लोग बताएं क्या आंसर आ रहा है। ऑप्शन 2 ओके। देखो, a number when increased by 17 becomes divisible by 392। अगर एक नंबर मैं मान लेता हूं x, कह रहा है अगर इसमें 17 में इंक्रीज कर देता हूं, यानी कि इसकी वैल्यू को अगर मैं 17 इंक्रीज कर देता हूं, तो ये जो नंबर है ये 392 से डिविजिबल हो जाता है। इट इज डिविजिबल बाई 392। कह रहा है व्हाट वुड बी द रिमाइंडर इफ इट इज डिवाइडेड बाई 98। यानी कि उस नंबर को, x को अगर मैं 98 से डिवाइड करूंगा तो उसका जो रिमाइंडर है वो क्या होगा। व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस, ये हमको बताना। तो देखो, अगर ये नंबर 392 से डिविजिबल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 392 के मल्टीपल्स में होंगी, या तो 392 होगी, 392 का डबल होगी, ट्रिपल होगी, 4 टाइम्स होगी, इस तरह से हो सकती है। अगर मैं मान लूँ भाई x प्लस 17 की जो वैल्यू है 392 का पहला मल्टीपल, यानी कि 392 ही इसका पहला मल्टीपल होगा, इसके बराबर होगा, तभी ये पूरी तरह से डिविजल होगा। या सेकंड डिविजल, या सेकंड इसका मल्टीपल होगा तब हो सकता है, थर्ड मल्टीपल में भी हो सकता है, एक ही बात है। अगर फर्स्ट मल्टीपल मैं इसका मान लूँ 392 का, दैट इज 392, तो यहाँ से x का क्या वैल्यू आएगा, 392 माइनस 17, यानी कि 375। तो कहने का मतलब ये है कि एक नंबर 375 जब उसको मैं 17 से इंक्रीज कर देता हूं तब वो 392 से पूरी तरह से डिविजल हो जाता है, हो जाएगा। तो ये जो नंबर है इसको अगर मैं 98 से डिवाइड करूं, इफ यू विल डिवाइड 375, इसको आप एक छोटे से एग्जांपल से कर सकते हो सॉल्व ना, इस तरह से। अगर इसको मैं 98 से डिवाइड करूं तो कितना यहाँ पे रिमाइंडर आना चाहिए, 3 टाइम्स, यानी कि 81। रिमाइंडर विल बी 81। ठीक है। आगे ना समझ में, ओके चलो। तो आगे का ये जो क्वेश्चन है इसको आपको खुद करना है, इसको मैं होमवर्क में दूंगा आपको। दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क, और इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में करना। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज ऑलवेज सेम एज ए का वैल्यू इन चार ऑप्शन में से किसके तरह होगा, किसके बराबर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 फॉर योर होमवर्क, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और इस बार भी आया है अलग अलग शिफ्ट में, तो इसको आप करना, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कल मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, अच्छे क्वेश्चंस, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस के अलावा कोई भी और दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। तो अपकमिंग लेक्चर्स में मैं ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी और नंबर सिस्टम, इससे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ठीक है। और मेरा कहना है ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर करते हो, लास्ट 6 से 7 साल के अगर क्वेश्चन उठा लोगे पार्ट ए के, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, और कल मिलते हैं 11 बजे, तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन हो जाना 11 शार्प। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच, थैंक यू आदित्य, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।